गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बच्चों, मेरी ईश्वर से प्रेयर है कि आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे हैं। बच्चों, आप कभी भी बच्चों आपका, जैसे कि आप जानते हैं कि जुलाई में आपका 4th यूनिट होता है, तो कभी भी टाइम टेबल आपका आ सकता है और आपका एग्ज़ाम जितना भी अभी तक पढ़ाया गया है उसमें आपका एग्ज़ाम उससे आ सकता है। तो इसलिए जितना भी मैंने पढ़ाया है, अभी हम लोग का 2 चैप्टर हिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है और एक अभी सिविक्स का भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो हो सकता है ये तीनों चैप्टर या एक और चैप्टर हो जाए, तो जैसा होगा मैं आपको बाद में बताऊंगी। मगर जितना भी अभी तक आपको पढ़ाया गया है, आप अच्छे से उसको पढ़ लीजिए, अच्छे से उसको तैयार कर लीजिए। कभी भी आपका टाइम टेबल आ सकता है कि आपका एग्ज़ाम का, ठीक है। उसके बाद बच्चों, आपका प्रोजेक्ट वर्क की बात करूँ मैं, तो जो भी मैंने आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया है वो आपको सबमिट होने की डेट आ चुकी है कि आपको कब सबमिट करना है। तो आप अपनी, जैसे कि मैंने आपको फेयर कॉपी में अपना आपका प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए दिया था, जो भी मैंने आपको ड्रॉ करने के लिए दिया था, तो मैंने कहा था कि आप अपनी कॉपी पे, ड्राइंग कॉपी पे बनाइएगा। तो इसलिए आप अपनी ड्राइंग कॉपी जो है वो सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उसमें से पेज निकाल के दीजिएगा, ऐसा नहीं है। आप अपनी पूरी कॉपी, उसी में पेज आप मत निकालिएगा, उसको वैसे ही रहने दीजिएगा। और मुझे स्कूल में आप जब जो डेट आपकी क्लास में आपकी क्लास को दी गई है, आप उसको उसी डेट में पेरेंट्स से भिजवाकर स्कूल में सबमिट करवा दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज अब हम लोग अपनी सिविक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा लोकतंत्र, और इसमें हम लोग चुनाव के बारे में, चुनाव की प्रक्रिया के बारे में देख रहे थे। चुनाव किस तरह से चुनाव होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। और अभी हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है, ठीक है। ये एक तरह का डिब्बा नुमा मशीन है, एक तरह का बॉक्स, डिब्बा जानते हैं, एक तरह का बॉक्स होता है और उसमें एक तरफ उम्मीदवारों के नाम लिखे होते हैं और एक तरफ उनका, उन्हीं के सामने, मतलब पूरी लाइन से जितने लोग, जो उम्मीदवार खड़े हैं, जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, उनके नाम होते हैं और उनके नाम के सामने उनका चुनाव चिन्ह होता है। मैंने बताया था कि चुनाव चिन्ह दिया जाता है इन्हें, ताकि उसके ही द्वारा उनको चुनाव का जो चिन्ह होता है वही उनकी, जो उनके दल होती है, जो उनकी पार्टी होती है, उसकी पहचान होती है ये। तो इसलिए उसी उनके नाम के आगे उनका चुनाव चिन्ह दिया होता है और उसके सामने एक नीला रंग का बटन दिया होता है और उस बटन को आपको देखना होता है कि कौन से उम्मीदवारों को आप चुनना चाहते हैं, उम्मीदवार को, और किसी एक ही उम्मीदवार को आप चुन सकते हैं। और जिसको भी आप चुनना चाहते हैं उसको, उसके सामने जो नीला बटन होता है उसको दबा के आप अपना वोट जो है वो दे सकते हैं। याद रखिएगा बच्चों कि ये बटन जो होता है केवल एक बार ही दबाया जा सकता है, क्योंकि ताकि किसी एक ही आप, जो वोट है, जो आपका मत है, वो केवल एक बार ही एक ही व्यक्ति को दिया जा सके। अब इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति, इस प्रकार व्यक्ति द्वारा एक ही मत दिया जाता है। अब मतदाता द्वारा दिए गए वोट की पुष्टि के लिए आजकल क्या हो रहा है, आजकल एक इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन से एक मशीन को और जोड़ा जा रहा है, वो है वोटर वेरीफाइड पेपर आइडल ट्रेल, इसे कहते हैं। ये जो अभी मैंने आपको बताया, वोटर जो वो वोटिंग की जो मशीन होती है, उसी के साथ इसको जोड़ा जा रहा है। और इस मशीन में क्या होता है, मतदाता एक पर्ची, जो मतदाता हैं, जैसे जो देने वाले, जो वोट दे रहे हैं, उनको एक पर्ची दिखाई देती है जिसमें उस उम्मीदवार का नाम व उसका जो चुनाव चिन्ह होता है वो दिया होता है, आप जिसको अपना मत दे दिए हैं आप, ठीक है। मतलब कि आप, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात की जा रही है कि उसमें सारे उम्मीदवारों के नाम होंगे और उनके साथ ही साथ
उनके नाम के आगे उनके चुनाव चिन्ह होगा। आपको जिसको देना है उनके नाम के आगे एक नीला रंग का बटन होगा, आप उसको दबाएंगे और वो बटन केवल एक ही बार दबाया जा सकता है, ताकि इस चीज़ को पता चले कि एक समय में केवल एक ही व्यक्ति को आप वोट दे सकते हैं। उसके साथ ही साथ पहले बस इतनी ही प्रक्रिया होती थी। अब इसमें क्या एक और क्या जोड़ा जा रहा है, एक और वोट, इसको क्या कहा जा रहा है, वोटर वेरीफाइड पेपर एडिट टेल। ये एक ऐसी ये मशीन के साथ जोड़ा जा रहा है, ये भी एक मशीन है। और इससे क्या होता है कि पहले क्या होता था, बस आपने वोट दिया और आप चले गए। अब क्या किया जा रहा है, अब उसको चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए ये मशीन निकाली जा रही है। इस मशीन में मतदाता को, जो वोट दे रहे हैं, उनको एक पर्ची दिखाई देगी, हाँ, और उस पर्ची में वो दिखाई देगा जिसको आपने वोट दिया है, उस व्यक्ति का नाम दिखाई देगा और उसका चुनाव चिन्ह दिखाई देगा, ताकि आपको एक बार फिर से आप उसको देख सकते हो कि आपने किसको वोट दिया है और सही दिया है, उसका चुनाव चिन्ह सही है कि नहीं। ठीक है, तो ये वो जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात। फिर है नोटा। नोटा, नॉन ऑफ द अबव, NOTA, नोटा। अब इसका क्या अर्थ है, ये क्या चीज़ है, इसमें यानी कि नोटा का अर्थ होता है इसमें से कोई भी नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप वोट देने जा रहे हों, ठीक है, आप वोट देने गए हों और मतदाता जो हैं वो चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों में से वो कोई भी उम्मीदवारों को पसंद नहीं कर रहा है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसा भी होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप वोट देने गए हों और जितने उम्मीदवार हैं आपने सबको देखा, सबके नाम देखे, मगर आपका मन नहीं करा, आपको किसी को भी देने का मन नहीं कर रहा, आपको कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं आ रहा। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, उनके नाम के नीचे, सब उम्मीदवारों के नाम के नीचे ये एक वो नोटा का भी एक बटन होता है, ठीक है, आप उसको दबा सकते हैं और अपना नोटा को अपना वोट दे सकते हैं। और नोटा का बटन EVM एवं मतपत्र का अंत में उसके नीचे पे होता है। हाँ, मतलब कि अगर आप किसी को नहीं पसंद कर रहे हैं, आपको किसी को वोट नहीं देना है, ये एक नई चल रही है, ठीक है, पहले ऐसा नहीं था और पहले ये सारी चीज़ें नहीं जोड़ी गई थी, मगर अब नई नई चीज़ें जोड़ी जा रही हैं, जो कि आप उसमें मतलब कि आप वोट देने के लिए भी स्वतंत्र हैं। आप देने जाएंगे, आपको पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि देना है किसी को, तो आप भी, पहले क्या होता था कि जाते थे देने के लिए, अगर उनको नहीं भी पसंद आ रहा तब भी उनको क्या लगता था कि एक वोट खाली चला जाएगा, या चलो दे देते हैं किसी को भी, हमको क्या है, ऐसे होता था ना कि किसी को भी एक को दे दिया, अगर नहीं पसंद आ रहे तब भी किसी एक को दे दिया। मगर अब ऐसा नहीं है, अगर आपको कोई उम्मीदवार पसंद नहीं आ रहा है तो उस पत्र के जो सबका नाम दिया हुआ उसके नीचे पे एक वोटा का एक नंबर दिया होता है, आप उस वोटा का नंबर दबा सकते हैं और बता सकते हैं कि यानी कि आपको कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है। ठीक है, अब यहाँ चुनाव की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। अब उसके बाद जब हम लोग एक कहानी सुन रहे हैं ना इसमें, तो उसके बाद जो काकी जो है, जो वहाँ की मुखिया हैं, उनसे एक एक करके लोग अपने अपने प्रश्नों को पूछ रहे हैं लोकतंत्र से संबंधित। अब वो पूछता है, राम रतन एक व्यक्ति है जो काकी से पूछता है, लोकतंत्र में राजनीतिक दल का क्या काम है। अब वो पूछ रहा है कि हमारे जो लोकतंत्र है उसमें राजनीतिक दल का क्या काम है। तो काकी बताती हैं, किसी भी विशाल समाज में लोग व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, दूसरों से मिलकर ये संभव हो सकता है। मतलब उन्होंने क्या बताया कि अगर ये समाज जो है वो इतना विशाल, इतना बड़ा समाज है, और अगर कोई एक व्यक्ति इसमें कुछ भी बदलाव लाना चाहता है, कोई परिवर्तन लाना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है, तो क्या ये संभव है? कोई एक व्यक्ति करना चाहे तो संभव है। आप खुद देखिएगा कि कभी भी अगर कोई भी चीज़ होती है, अगर कोई एक व्यक्ति कहेगा तो उसको उतना नहीं समझ में आएगा या उतनी मान्यता नहीं दी जाएगी। मगर अगर वही आपका एक ग्रुप बन जाए, 10, 12, 15 लोग का एक ग्रुप बन जाए, तो लोग उस चीज़ को
ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं कि क्या बात है, इतने लोग उस चीज़ को समर्थन दे रहे हैं या इतने लोग उस चीज़ को देख रहे हैं, कह रहे हैं, तो आखिर वो क्या चीज़ है। तो इसीलिए काकी बताती हैं कि कोई इतना बड़ा समाज है और कोई एक भी व्यक्ति जो है वो यहाँ के सार्वजनिक जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता है, और इसलिए यहाँ क्या है, यहाँ मिलकर दूसरों के साथ मिलकर ये संभव हो सकता है। यही काम राजनीतिक दल करते हैं। ये राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक दल पद एवं प्रभाव पाने के उद्देश्य से समान विचार रखने वालों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। राजनीतिक दल क्या होते हैं? राजनीतिक दल इसी तरह का एक ग्रुप है, एक दल है जो कि क्या करता है, लोगों की विचारों को, उनके उद्देश्यों को क्या करता है, मिलकर उनके साथ कार्य करता है। इसके अलावा चुनाव के समय ये राजनीतिक दल अपने अपने विचार, जो भी उनके कार्यक्रम होते हैं, नीतियाँ होती हैं, वो क्या करते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, जिससे लोगों को सही प्रतिनिधित्व चुनने में आसानी होती हैगी। यानी कि राजनीतिक दल जो है वो अपने कार्यक्रम करवाते हैं, अपने अपने विचार के द्वारा लोगों तक ये बात को पहुंचाते हैं कि कौन प्रतिनिधि उनके लिए सही है, या किसको वो उनको चुनना चाहिए, उस चीज़ में उनको मदद मिलती है। जिस दल के सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिधि होते हैं, चुने जाते हैं, वही दल सरकार बनता है। आपने देखा होगा हर जगह वोटिंग होती है, यहाँ पे सब जगह वोटिंग होकर जब उसका काउंटिंग होती है तो देखा जाता है कि किस जगह पे कौन सा प्रतिनिधित्व जीता, कौन से पार्टी का है ना, कौन सी समाजवाद पार्टी है, कांग्रेस है, अलग अलग तरह की पार्टियाँ होती हैं, वो किस पार्टी का। तो हर जगहों से जिस दल के प्रतिनिधित्व ज़्यादा चुने जाते हैं, वही दल जो होता है, क्या होता है, सरकार बन जाता है। और बाकी राजनीतिक दल जो है वो विपक्षी दल के रूप में कार्य करते हैं। और क्या करते हैं, वो विपक्षी दलों को, अब ये जो बन गए हैं वो तो सरकार बन गए, और जो नहीं बने हैं, बाकी जो राजनीतिक दल होते हैं वो विपक्षी, मतलब कि जो उनके अगेंस्ट खड़े होते हैं, विपक्षी दल के रूप में वो कार्य करते हैं। और क्या करते हैं, साथ ही साथ सरकार को अपनी मनमानी करने से वो रोकते हैं। फिर काकी पूछती हैं, फिर पूछा जाता है, राम रतन पूछता है, अच्छा काकी बताइए कि इन दलों को भी चौपाल ज़रूर यहाँ पे लगती होगी। वो बहुत, मतलब अब उसके अंदर क्या है, उत्सुकता है, वो जानना चाह रहा है, कोई ना पूछता जा रहा है कि आप मुझे इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए। अब वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से राम रतन काकी से पूछता है कि इन दलों में भी चौपाल बैठती होगी, लगती होगी। तो काकी बताती हैं, हाँ भाई, यहाँ इनकी भी लगती है, मगर इनके ये सारे दल जो होते हैं, उनके चुने हुए प्रतिनिधि नई दिल्ली में स्थित जो संसद यानी कि पार्लियामेंट जो होता है, पार्लियामेंट नामक एक भवन होता है, वहाँ पर इनकी बैठक होती है। और वहाँ पर ये सारे दल जो होते हैं, ये सारे प्रतिनिधित्व जो होते हैं, वो क्या करते हैं, बैठक होती है, बैठते हैं, मीटिंग होती है, और सरकार तक क्या करते हैं, अपनी बातों को पहुँचाते हैं। जैसे कि लोगों कोई भी किसी की समस्या है, कोई भी लोगों की समस्या है, तो वो अब सीधे तो हम सरकार से नहीं बोल सकते हैं ना, तो इन लोग क्या करते हैं, यही दल जो होता है सरकार तक बातों को पहुंचाते हैं, और फिर वहाँ विचार विमर्श किया जाता है, और उसी से सरकार को सारी चीज़ों से अवगत कराया जाता है, और सरकार उसी को देखते हुए फिर अपना वो आगे का कार्य जो है वो कराती है। अब सरकार अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि कोई भी सरकार जो होती है वो संसद के माध्यम से ही देश का शासन जो है वो चलाती है, ठीक है। अगर सरकार, जैसे कि हम लोग सीधे सरकार से कोई बात नहीं कह सकते, अपनी कोई भी परेशानियां, समस्याएं नहीं कह सकते, इसी तरह से सरकार भी सीधे अपना जो भी उसकी जिम्मेदारी है, कोई भी कार्य है वो नहीं कर सकती है, वो भी किनके द्वारा, अपने लोगों के द्वारा शासन को चलाती है। यानी कि संसद के द्वारा जो भी दल होते हैं वहाँ पर वो आते हैं, बैठक होती है, और संसद के द्वारा ही वो अपने कार्यों को, अपने शासन को वो चलाते हैं, ठीक है।
ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पहले तो चुनाव की प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी है, और उसके बाद राजनीतिक दल क्या है और किस तरह से कार्य करते हैं वो मैंने आपको बताया है। उसके बाद पूछा जाता है, काफ़ी से बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर हमें हमारे तालाब की सफाई, हमारे गांव में तालाब है, अगर उसकी सफाई हमें करानी है तो हमें क्या नई दिल्ली जाना होगा या संसद जाना होगा? हाँ, तो वो क्या बताती हैं, अगर अगर हम जनरली हम देखें कि हमारे मोहल्ले में या हमारे कोई भी आसपास कोई भी समस्या होती है मोहल्ले में, तो हम क्या करते हैं, सीधे हम सरकार के पास नहीं जाते हैं। हम क्या करते हैं, अपने यहाँ के जो प्रधान होते हैं या हमारे जो अधिकारी होते हैं, विकास अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी जो होते हैं, हम उनके पास अपनी बातों को लिख कर प्रार्थना पत्र या देते हैं और अपनी समस्याओं को उनको बताते हैं, और वो क्या करते हैं, फिर वो अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाकर वहाँ से परमिशन लेकर, अनुमति लेकर फिर वो वहाँ का कार्य जो है वो कराते हैंगे। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि सरकार जो है, अब सरकार तो पावरफुल हो गई, देख रहे हैं सरकार कितनी, सरकार बन जाती है फिर कितनी पावरफुल होती है कि वो कहीं का भी काम करा सकती है। हाँ, लोगों से संसद के द्वारा वो कार्य करती है। तो आप पूछ रहे हैं कि काकी जो आपका जो भी कार्य है या कोई भी व्यक्तियों का जो कार्य होता है उसमें संसद जो है वो कोई रुकावट तो नहीं डाल सकती है या कोई भी तरह? तो काकी बताती हैं कि हमारा जो लोकतंत्र है वो प्रत्येक भारत नागरिकों का मूल्य अधिकार उसमें दिया गया है, जैसे कि नागरिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार, ये सारे अधिकार जो हैं ये हमारे मौलिक अधिकार हैं और लोकतंत्र का ये दूसरा आधार माना जाता हैगा। ये सारे अधिकार जो हैं वो हमें लोकतंत्र के द्वारा दिए गए हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि लोकतंत्र में का मतलब होता है लोगों के द्वारा और लोगों के लिए ही शासन बनाना, यानी कि हमें यहाँ छूट दी गई है, हमें यहाँ आज़ादी होती है कि हम अपने कार्य को कर सकें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दबाए, जबरदस्ती करे या उसका शोषण करे, मगर क्या कर सकता है, वो उससे कार्य जो है वो मिलकर करवा सकता है, उसको पूरी छूट होती है कि एक दूसरे के साथ मिलकर। तो इसी तरह से बताया जा रहा है कि हमें यहाँ हमारे देश में, भारत देश में हमें कुछ मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, यहाँ तक जैसे कि जिसमें जो कि हम अपने कोई भी धर्म से संबंधित, मैंने आपको बताया था धर्म से संबंधित कोई भी कार्य हो, हाँ, अपने राज्य से व्यक्ति या कोई भी व्यक्तियों के समूह के द्वारा कोई भी कार्य जो हम करते हैं उसमें कोई भी हस्तक्षेप जो है वो नहीं कर सकता। आप देखते होंगे आपके घर में शादियां होती हैं, उसमें 10 तरह की रस्में होती हैं, रिवाज होते हैं, फिर हम फेस्टिवल मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, उसमें हम कई तरह के अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। क्रिश्चियंस हैं, क्रिसमस अलग तरीके से मनाते हैं, दिवाली हिंदू अलग अलग तरीके से मनाते हैं, फिर ईद है, मतलब मैं हर एक कास्ट की, हर एक फेस्टिवल की बात कर रही हूँ। हर एक धर्म के लोगों को ये पूरी तरह से स्वतंत्रता होती है कि वो अपने कार्यक्रम को, अपने समारोह को, अपने त्योहारों को अपनी इच्छा के अनुसार मना सकें, बना सकें। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी उनको हस्तक्षेप उनके में नहीं कर सकता है। ये हमारे मौलिक अधिकार हैं जो हमें हमारे सरकार के द्वारा या हमारे लोकतंत्र के द्वारा हमें दिए गए हैं। तो इस तरह से हमें हमारे मौलिक अधिकार के बारे में पता चल गया, वो चुनाव की प्रक्रिया में पता चली, राजनीतिक दल का क्या कार्य होता है पता चला, और हमारे कोई भी कार्य में कोई भी व्यक्ति या कोई भी दल जो है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उनको इतना अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि हमें सरकार की तरफ से या लोकतंत्र की तरफ से हमें ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो राजनीतिक हों, चाहे सामाजिक हों, आर्थिक हों। हाँ, ये हमें अधिकार दिया गया है कि हम आर्थिक मतलब हम कहीं भी कोई भी नौकरी कर सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं, हमें अपनी इनकम पैसे हम कमा सकते हैं, कोई चीज़ में हम बांधित नहीं हैं। ठीक है, इसी तरह से सारी चीज़ों में हमें स्वतंत्रता दी गई है, इस तरह से उन्होंने बताया। अब पूछा जा रहा है कि हमारे मौलिक अधिकार का अगर कोई उल्लंघन करता है तो हम क्या उसके लिए हम क्या करें? तो ये चीज़ जो है बच्चों मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि अगर हमारे मौलिक अधिकार जो हैं वो उनका उल्लंघन कोई करता है, हाँ, यदि कोई हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो हम क्या कर सकते हैं या हमें क्या करना चाहिए।
ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक सामान्य व्यक्ति को पता होनी चाहिए अपने अधिकारों के बारे में भी, और उन सारी चीज़ों के बारे में कि अगर उनका उल्लंघन करने से क्या होता है या किस तरह से हमें उन समस्याओं से बाहर निकलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी मैं आपको इतनी समझा रही हूँ। अपने लास्ट यानी कि अपने अगली वीडियो में, अपने अगली क्लास में मैं आपको इसको पूरा अच्छे से समझा दूँगी, और हो सकता है ये कंप्लीट भी हो जाएगा बच्चों। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन आंसर्स जब ये कंप्लीट हो जाएंगे, मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉपी पे करवा दूँगी। अपने काम कंप्लीट रखिए और प्रोजेक्ट वर्क सबमिट कर दीजिएगा सारे बच्चे। इसमें नंबर्स मिलने हैं आपको, और इसमें एग्ज़ाम के लिए बच्चों आप लोग तैयारी से रहिएगा। आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ओके बच्चों, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।